चलिए आज हम बात करते हैं उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय प्रवेश चयन परीक्षा की साइंस का करेंगे अपन लेक्चर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है। इसका मतलब क्या है कि जो अपना शरीर है वो किनसे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से। छोटी छोटी कोशिका मिलके ही, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो उनसे मिलकर ही अपना क्या किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। समझ में आया। इसके बाद दूसरा है पॉइंट कि कोशिका की खोज सन 1665 में, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और तीसरा क्या है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो ये हो गया सबसे पहले तो कोशिका की बात। अब ये दो जो बात जीवों की बात हो रही, एक तो होते हैं एक कोशिकीय जीव और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव क्या कहलाता है कि वह जीव जो केवल एक कोशिका द्वारा बने होते। इसका मतलब क्या है कि ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते, एक कोशिकीय जीव कहलाते। इसके बाद इसका उदाहरण क्या हो सकता है, अमीबा और पैरामीशियम। मतलब कहने का है, मान लो ये अकेला एक कोशिका है तो ये एक जीव के बराबर होगा, इतना ही मिलकर एक जीव कहलाएगा। मतलब एक कोशिका केवल, मान लो एक जीव है, मान लो ये है, तो इसमें केवल कितनी कोशिका है, एक कोशिका है। तो ऐसे जीव को एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और उदाहरण के लिए बात करते हैं अमीबा। अमीबा जी जो ऐसे इस आकार की होती है ना, तो ये केवल एक कोशिकीय जीव है। ऐसे ही होता है पैरामीशियम, वो भी कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव, माने केवल उसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक। इसके बाद बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव। नाम ही से समझ में आ रहा है, जैसे एक कोशिकीय जीव माने एक कोशिका से बना जीव, और बहुकोशिकीय माने बहुत सारी कोशिकाओं से बना जीव। जैसे बहु माने बहुत, कोशिकीय यानी कोशिका और जीव, ठीक है ना। तो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना जीव, तो वह जीव जो एक कोशिका से अधिक माने एक से ज्यादा, देखो एक अकेला हो तो एक कोशिकीय जीव, और एक से ज्यादा हो तो कैसे जीव कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मानव, मनुष्य, बंदर, मछली या कोई भी अन्य जीव। तो ये हो गए बहुकोशिकीय जीव, ठीक है ना। अब और टॉपिक माने और पॉइंट को कवर करें तो पहला पॉइंट है क्रोमेटिन में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो कहां पाया जाता है, क्रोमेटिन में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा क्या है पॉइंट अपना, कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा होता है। मान लीजिए ये कोशिका है अपनी, तो इसके अंदर एक तरल पदार्थ बना होता है। जो ये तरल पदार्थ होता है ना, ये कौन क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है ना। सॉरी, द्रव्य कह दिया, द्रव होता है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा है डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। और पांचवा पॉइंट क्या है, कोशिका एक झिल्ली द्वारा ढकी होती है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका होती है, ये कोशिका है तो इसके ऊपर एक झिल्ली होती है। जी झिल्ली जैसे पन्नी होती है, जैसे मान लो पंजे से बाजार में जो होती है, या घर में अपन रोटियों को सिल्वर पेपर फॉइल से ना कवर करते हैं, तो रोटी के ऊपर एक पन्नी कवर चढ़ा दे। जैसे और अच्छे से बताए, मान लो एक अपने पास क्या है, बुक है। अब ये बुक है तो इस पे अपन क्या कर देते, ऊपर पेपर चढ़ा देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, ये ऊपर चढ़ जाती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। इसी प्रकार से एक ऐसी कोशिका होती है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन के लिए झिल्ली होती है, पन्नी चढ़ी होती है, वो कहलाती है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहलाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि पौधों की पत्तियों के हरे रंग होने का कारण उसमें उपस्थित हरित लवक है, जिसमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। हरित लवक क्लोरोफिल कहते हैं। जो हरे रंग का वर्णक होता है उसे क्लोरोफिल या हरित लवक कहते हैं। अब कहेंगे देखो, आपने देखा होगा, बहुत सारे पौधे देखे होंगे, लगभग प्राय सब पौधे की पत्तियां कैसी होती हैं, हरी ही होती है। आपने देखा होगा ये पौधे की पत्तियां हरी ही क्यों होती है, गुलाबी भी हो सकती है, नीली भी हो सकती है, लेकिन हरी ही क्यों होती है, क्योंकि उसका कारण पौधों की पत्तियों का हरे रंग का होने का कारण होता है उस पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे हरित लवक या क्लोरोफिल कहते हैं। समझ में आया। ये कारण है पौधों के पत्तियों का हरा होने का कि उसमें हरे रंग का जो वर्णक पाया जाता है, जिसे अपन हरित लवक और क्लोरोफिल कहते हैं, उसी के कारण वो हरी दिखती हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट, हालांकि ये पॉइंट सुधार लेना, 6 के बाद सीधा 8 आ गया है, बीच का एक पॉइंट हमने अलग कर दिया था, वो काम का नहीं था, तो 7, 8 और ऐसे 9 सुधारते जाना। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग या स्वघाती थैली कहते हैं। इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जो हमने ये जो आपको तो जितने भी पॉइंट बता रहे हैं, जितने भी आपको लेक्चर में बात समझा रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन भी जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पिछले सालों के पेपर से, तो उन पेपरों का हमने देख के कि भैया क्या क्या आ रहा है उनसे भी कई क्वेश्चन छांटे, और जो जो आता रहता है उसके लिए अपन अच्छे से जमाया गया है और आपको ये नोट्स तैयार किए गए, तो उनको ध्यान से पढ़ना है, आपको केवल ये याद रखना है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं, या स्वाघाती थैली कहते हैं। इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं। देखो ये कोशिका है ना, इसमें एक छोटा सा लाइसोसोम नामक कोशिका अंगक पाया जाता है। ये क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसा एंजाइम भरा होता है, अगर ये लाइसोसोम मान लो गलती से फट गया, किसी भी कारण से व्यवधान से फट गया, तो इससे के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो चारों तरफ फैलने लगते हैं, और फैलकर वो अपनी ही कोशिकाओं को खाने लगते हैं, माने खुद को ही अपनी जिसमें वो रहते हैं वो उसी को खाने लगते हैं। इसलिए इसको आत्मघाती या सुसाइड बैग कहते हैं। खुद को जान की हानि करवाना, खुद को नुकसान पहुंचाने का काम करता है ये लाइसोसोम, इसलिए इसे आत्मघाती थैली या स्वाघाती, आत्मघाती मतलब खुद को नुकसान पहुंचा रहा है इसलिए। इसके बाद 8वां पॉइंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह, बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। ये भी पिछले सालों के एग्जाम पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया है, लाइसोसोम वाला भी आया, हरित लवक वाला भी आया। तो मतलब आपको क्या करना है, अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह, बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं कोशिका का, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती है तो ये पूरा जो समूह का निर्माण होता है इसे ऊतक कहते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट है कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। मतलब ऐसे जो जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधों ने से देखा कि कोई दूसरा उसको रोटी बना के ला के दे रहा होगा कि बेटा खा लो, ऐसा नहीं होता ना, वो खुद अपना भोजन बनाते। कैसे, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते। कौन सी क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कौन सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा वो अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं, आसानी से भोजन बना लेते हैं और है ना अपना भोजन करके पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है इसमें से कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और इसके बाद जो अब पौधे होते हैं वो अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाते हैं, तो वो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और फिर क्या करता है जो है ना पौधे जिस जड़ में जो पौधों की जड़ मिट्टी के नीचे होते हैं वो पानी जल की मात्रा भी वहां से प्राप्त कर ले, तो जल भी चाहिए। तो ये कच्चे पदार्थ चाहिए होती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, हमने आपको जानकारी दे दी। इसके बाद वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते, मतलब वो खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी जीव या परपोषी जीव। जैसे मान लो बिल्ली है, अब बिल्ली क्या करेगी, चूहे को खाती है। अब बिल्ली चूहे को खाती है, अगर उसको चूहा नहीं मिलेगा तो वो तो भूखी मर जाएगी, समझ रहे। तो दूसरों के लिए पर निर्भर कर रही है वो, जब तक चूहा नहीं मिलेगा उसको तब तक उसको भोजन प्राप्त नहीं होगा, तो ये दूसरे पे निर्भर कर रही है। तो ये कैसे जीव कहलाते हैं, परपोषी या विषमपोषी जीव कहलाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट की बात करें, आहार नाल मनुष्य में भोजन ग्रहण करने के लिए होती है। आपने आहार नाल का चित्र, आहार तंत्र का चित्र बुक में देखा होगा, कैसा होता है, इसके मुख में एक नली दली होती है, ऐसा चित्र देखा है आपको, और जाके ये आमाशय से जुड़ी होती है। तो आपको ये जो नली दिख रही है ये क्या है, आहार नाल है। क्या है, ये आहार नाल है। इसमें क्या होता है, अपन यहां से जो भोजन खाते हैं इसी के माध्यम से अंदर आमाशय में पहुंचता है, ठीक है ना। इसके बाद 14वां क्या है, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत या लीवर है। इसके बाद बात करते हैं 15वां पॉइंट, यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत में क्या होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि यकृत में किस रस का निर्माण होता है, तो पित्त रस का, या इस प्रकार से भी आ सकता है कि पित्त रस कहाँ बनता है, तो वो कहाँ बनता है, यकृत में। किसी भी प्रकार से पूछ ले, आपको तो याद होना चाहिए। अब इसके बाद अगला पॉइंट की बात करें, चर्चा करें, तो पित्त रस का संग्रह पित्ताशय में होता है। जो पित्त रस कहाँ इकट्ठा होता है, संग्रह माने इकट्ठा होना, तो पित्त रस कहाँ संग्रह होता है, कहाँ इकट्ठा होता है, वो होता है पित्ताशय में होता है। इसके बाद 17वें पॉइंट की बात करें, तो हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करती है। लाला ग्रंथि होती है, जो लार कहते हैं ना अपन जिसको, लाला ग्रंथि होती है, वो क्या करती है, लाला रस यानी लार, लाला रस यानी क्या होता है, लार, जो अपनी मुख में लाल होती है ना
तो वो क्या कहलाती है, वो कैसे स्रावित होती, कैसे निकलती है, वो लाला ग्रंथि द्वारा निर्मित होती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, कैल्शियम की कमी से दांत एवं हड्डी कमजोर होती है। किसकी कमी से दांत एवं हड्डी कमजोर होती है, कैल्शियम की कमी से। आपने सुना होगा कि कैल्शियम की पूर्ति कमी होने से दांत टूटने लगते हैं या हड्डी कमजोर होने लगती है। तो इनको करने के लिए सलाह क्या दिया जाता है कि कैल्शियम युक्त चीजें खाओ, जैसे पालक वगैरह खाओ, दूध पियो, ये सबसे कैल्शियम की पूर्ति होती है। फिर अगला है हेडिंग कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला क्या है अपना पॉइंट कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, वह भोजन जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल, विटामिन आदि पाए जाते हैं, क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। तो क्वेश्चन ये हालांकि स्कूल एग्जाम में परिभाषा आती है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है कि संतुलित भोजन में क्या क्या पाया जाता है। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और जल और विटामिन, ये सब काय में पाए जाते हैं, संतुलित भोजन में पाए जाते हैं। समझ में आया ना। इसके बाद बात कर रहे हैं कुछ फुल फॉर्म और आरबीसी की। तो आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है, रेड ब्लड और सेल, रेड ब्लड सेल। इसमें है ना, इसका हिंदी में बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं। और फिर है डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, यानी सफेद रक्त कणिकाएं, इनका फुल फॉर्म हुआ। 24वां क्या है, रक्त का लाल रंग होना, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक है। मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि खून लाल ही होता है। अब लाल होने का कारण क्या है, पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, कोई भी रंग का हो सकता है। तो लाल ही क्यों है, लाल रंग इसलिए है, जैसे आपने अभी पढ़ा था ना, हरे पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती है, क्योंकि उसमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्लोरोफिल या हरित लवक है। इसी प्रकार से रक्त में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जो क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन कहलाता है, जिसके कारण रक्त खून लाल होता है। इसके बाद रक्त समूह ओ होता है, जो ओ रक्त समूह होता है वो सभी को रक्त दे सकता है, और जो रक्त समूह ए भी होता है वो सब से ले सकता है। इसमें दे सकता नहीं है, ये सब से ले सकता है। सर्वग्राही और सर्वदाता, इसके क्वेश्चन की गई अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया को, निष्कासित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। जो शरीर में खराब मल होता है उसको बाहर निष्कासित निकलने की प्रक्रिया, जो जैव प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। पिछले कोई भी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मनुष्य का उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क है। शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है। पौधों में श्वसन किसके माध्यम से होता है, रंध्र के माध्यम से। आपने पढ़ा होगा कि पौधों की जो पंक्तियां होती है उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्र को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, जिनके द्वारा पौधे श्वसन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला, मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियां, अस्थियां मतलब होता है हड्डियां। तो ये ध्यान रखना कि 206 मनुष्य में हड्डियां होती हैं। तो इस प्रकार से अपन ने कई पॉइंट को अपन ने विज्ञान के कई टॉपिकों को कवर किया है। आने वाले लेक्चर में और कवर करेंगे। और आपको पता है कि इस चैनल पे चयन परीक्षा जो होता है, उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय प्रवेश चयन परीक्षा, उसकी पूरी तैयारी आपको बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। सबको जितने भी 6 सब्जेक्ट आते हैं सबको है ना, आपको है ना पढ़ाया जा रहा है, सबकी तैयारी कराई जा रही। तो आपको केवल है ना सिंसियरली होके आपको पढ़ना है बस, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।